respectively 4 and 4, 10 and 5, 7 and 3 bars. Flow of water will be. मैंने ऑप्शंस लिखे हैं. ऑप्शन आपको नहीं लिखना है तो मत लिखो, हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्टली. क्वेश्चन लिख के हो गया? हाँ मैम. हाँ, फिर से रिपीट करूं. If cell A with DPD 4 bar is connected to cell B, C and D, whose osmotic pressure and turgor pressure are respectively 4 and 4, 10 and 5, 7 and 3 bar, the flow of water will be. अभी अपना इक्वेशन क्या है मैं लिखती हूँ, सॉल्व करेंगे. DPD is equal to OP minus TP. DPD is equal to OP minus TP. DPD का मतलब है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, OP का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, TP का मतलब है टर्गर प्रेशर. तो अभी सबका हम निकालेंगे. A का पता है अपने को 4 बार है. अभी B का निकालेंगे. DPD इधर सॉल्व करती हूँ. DPD ऑफ सेल B is equal to, डायरेक्टली इसमें डालती हूँ, OP and TP, उसका 4 and 4 दिया है. 4 and 4 that is 0. Then DPD of cell C. Cell C का क्या दिया है? 10 and 5. 10 minus 5 that is 5 bars. And third one is DPD of cell D. D का उन्होंने दिया है 7 and 3. 7 minus 3 is equal to 5. 7 minus 3 is equal to 4. हो गया लिख के. अभी देखो कहां से कहां पानी जाएगा. देखो किसमें डीपीडी सबसे कम है, किसमें डीपीडी सबसे कम है? बी में 0 है. दैट मीन्स बी में डीपीडी 0 मीन्स वो सेल को पानी की जरूरत ही नहीं है. दैट सेल इज नॉट थर्स्टी. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट 0 यानी सेल इज टर्जिड, वो उसको पानी की जरूरत नहीं है. उसके बाद किसको है? इसको बाद ए को है. ए और डी में सेम है ना, 7 minus 3 भी 4 है और ए का भी 4 ही है. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया है B2 सी में B2 डी और ए को दोनों को सेम है. डी को डीपीडी 4 और ए को भी 4 ही दिया है. तो हम लोग बोल सकते हैं बी से पानी जाएगा पहले डी में, नहीं तो ए में. लेकिन बी से डी में जाने वाला ऐसा ऑप्शन ही नहीं है. सो बी टू ए, ये ऑप्शन वाला करेक्ट है. और बाद में किसके पास जाएगा? वो बाद में वो जाएगा सी के पास 5 और एट द एंड इट विल गो टू डी. डी में 4 है. सो पहले जाएगा बी से लेके, बी से जाएगा ए में, ए से जाएगा सी में और बाद में जाएगा डी में. बराबर? इज इट क्लियर? Yes ma'am. So the sorry B to A बाद में C and बाद में D. करेक्ट. डिफ्यूजन प्रेशर इसका ज्यादा है तो इसमें पहले जाएगा बाद में इसमें जाएगा. क्लियर? सो दैट इज अवर आंसर. अभी दूसरा वाला लिख के ले लो चाहिए तो. सेकंड वन लेते हो लिख के? सेकंड क्वेश्चन दे दूं? हाँ मैम. हाँ. सेल ए is having OP 10. Cell A OP is equal to 10 and TP is equal to turgor pressure is 5. Cell B has, it is in contact with cell B and B is having OP 15 and TP 12. Flow of water will be
फ्रॉम वेयर टू वेयर, वो अपने को ढूंढना है. सेल A is having OP10 TP5, okay, and B is having OP15 TP12. अभी अपने को पहले डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट निकालना पड़ेगा. तो आप बोलो कि A का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कितना होगा? यू नो द फॉर्मूला 5. तो A का DPD होगा 5. I will write here DPD of A is 5 and DPD of B is कितना है वो? 3. तो कम DPD किसका है? मीन ज्यादा पानी की जरूरत किसको है? A को ज्यादा जरूरत है, B को इतना नहीं है क्योंकि B में DPD 3 है ना, पानी है उसमें, उसको जरूरत कम है. So from B to A the water will move. So answer will be the flow of water will be from B to A. Is it clear? Flow of water will be from B to A. Yes, ma'am. Yes. Yes. हाँ, तो अभी ऐसे ही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. कुछ डायग्राम निकालेंगे, वो मैं मन से बना के देती हूँ. एक क्वेश्चन कुछ तो देखो, ऐसे सेल सेक्शन, दिस इज A. क्या करूँ? ऐसे ऐसे कर, कुछ तो ऐसे डायग्राम निकालेंगे. ये B, ये C और ये D. ये है सेल A, ये है सेल B, ये है सेल C, ये है D. अभी यहाँ मैं लिखती हूँ OP10 TP5 OP8 TP7 OP9 TP5. यहाँ कुछ लिखती हूँ OP किस क्या लिखे अभी 12 TP10. चलो, मैंने जो मन में आया वो लिख दिया, मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया. अभी आपको कहाँ से कहाँ पानी जाएगा वो ढूंढना है. तो अभी आप क्या करोगे बोलो मुझे? समझो, ये क्वेश्चन आ गया और नीचे ऑप्शन दिए हैं आपको कुछ भी. तो ऑप्शन तो मैं लिखती नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी मन से बनाया है, तो मुझे ऑप्शन तो पता नहीं, इसका आंसर भी पता नहीं है. तो अभी पहले अपने हम लोग निकाल सकते हैं कि देखो समझ में आता है. अभी क्या करोगे आप? पहले क्या करोगे? सबका डीपीडी निकालेंगे. तो मैं लिखती हूँ डीपीडी ऑफ A कितना आएगा? डीपीडी 5. ऑफ 5. ओके, देन डीपीडी ऑफ B will be 1. 1. DPD of C will be 4. 4 and DPD of D will be 2. देखो अभी किसको कम जरूरत है पानी की? मुझे बोलो. बी को. किसको? B को. D को बराबर. बाद में किसको? बाद में डी को. बाद में D को बराबर. यानी B को पानी की कम जरूरत है, तो B से पानी मूव होना स्टार्ट होगा. बराबर. तो आई विल राइट फ्रॉम B. B से कहाँ जाएगा पानी? B से जाएगा पानी, बी से डी पे जाएगा. B से D में जाएगा और D से सी पे. C पे और एंड C सी से टू ए. C से A. बराबर. ये आंसर आ गया अपना. करेक्ट. दैट मींस यू हैव फॉलोड. ऐसे वाला कुछ भी क्वेश्चन लेने दो, आपको लिखने को आएगा आंसर है कि नहीं? तो ऐसे वाला क्वेश्चन कुछ भी पूछते हैं डीपीडी के ऊपर, तो ये चाहिए तो डायग्राम करके लिख के ले लो. और ये एरो नहीं आएगा शायद, फ्रॉम B टू DCA ऐसे आएगा. इट मींस इन अ सीक्वेंस दे विल राइट. एरो नहीं डालेंगे. फ्रॉम B टू DCA ऐसे लिखेंगे. तो ये चाहिए तो लिख के ले लो, फिर हम लोग प्लांट ग्रोथ स्टार्ट करते हैं. सबको समझ में आ गया है? हाँ मैम. हाँ. साहिल और भी कोई कोई है, मुझे जो नाम याद आ गया वो मैंने बोल दिया है. साहिल समझ में आ गया? ओके, ठीक है.
लिख के हो गया तो बोलो, हाँ, फिर स्टार्ट करते। लिख के हो गया तो बोलो, हाँ। हो गया। हाँ मैम, हो हाँ गया। मैम। तो चालू करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन मैं अपने टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरे पास तो मॉड्यूल है ही नहीं, और मैडम ने भी क्वेश्चन भेज नहीं दिए है, और वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मॉड्यूल और अपने इसमें सेम ही रहेगा। क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन में क्या एडिशन करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। सो आई विल स्टार्ट विथ मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन हमारा आज हो भी जाएगा, और कल प्लांट ग्रोथ करेंगे। देखो, मिनरल न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? Plants require different elements for their proper growth, isn't it? Some are inorganic, some are organic, and all of them are obtained either from soil or from atmosphere. Atmosphere से क्या क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन भी। एक्चुअली नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में है। About 80% of the atmosphere is nitrogen, but that cannot be absorbed by the plant. So it should be converted into nitrate, and then from the soil it is obtained. But otherwise, some elements are obtained from atmosphere, some of them are obtained from the soil. Now these elements which are there, out of them, they are classified depending upon the requirement. Depending upon the requirement, they are classified into two types. That is, the one which are required in large amount, we call them as macronutrients. Macronutrients. And the one which are required in small amount, they are called as micronutrients or microelements. That means based on quantity, how much amount is required. We classify these minerals into two types. That is macro elements or macronutrients, and second one is micro element or micronutrients. Now the one which are required in large amount, they are carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, magnesium, then nitrogen, potassium, sulfur, etc. Because they are required in large amount, and they are essential also for the proper growth of the plant. So we can say macro elements, we can call them as essential elements also, we can call them as macronutrients also, or we can call them as major elements also. Any one word will do. Macro element, macronutrient, major element, or essential elements. Around 9 are there, 9 or 10. Carbon, hydrogen, oxygen, then phosphorus, sulfur, magnesium, sodium, potassium, and sulfur. 9 are there. These 9 are required in large quantity, and they are highly essential for the proper growth of the plant. Out of them, carbon, hydrogen, and oxygen, they are non-mineral elements. They are non-mineral elements. And which are micro elements or which are micronutrients? The one which are required in small amount. I will not call them as non-essential elements. They are important. So I will not say they are non-essential, but they are required in small quantity.
So they are called as micronutrients or micro elements or trace element. They are required in small amount, traces. That is why we can call them as trace elements. They are copper, zinc, aluminum, silica, etc. And majority of them, they play catalytic role and they work as cofactors in the enzymes. You know, enzymes are having some cofactors. So they act as cofactors and they are required in very small quantity. So we call them as trace elements. Okay, now here we can say here how the essentiality of the whether the element is essential or not. What is the criteria for that? It is suggested by Arnon and Stout. They have said that the three things are important to find out whether the element is essential or not. What is the first one? In the pink color box it is given, element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction. That means if that element is not present, normal growth and reproduction will not take place. Second point, these elements must be having specific function and it should not be replaced by another element. That means that particular element should have particular function and another element will not be able to do that function. And third one, the element must be directly involved in the nutrition of the plant. And if all these three conditions are satisfied, then we can say that the element is essential. Maybe question will be asked, what is the criteria for finding out essentiality of the element? And out of this, all the three may be given. Last option will be all the three, or maybe only two will be given, or maybe only one is given. So you have to identify three things are there. That means that element should not be, it should not be replaceable. It should have a particular function and should be absolutely necessary for growth and reproduction. These are the 3 points, 3 criteria to decide whether that element is essential or not. So usko number mark karke rakho 1, 2, 3. Okay, now here the elements which are there, they are nowadays classified on biochemical functions, symptoms of mineral deficiency in plants. Now this is important. Symptoms are as, so any visible deviation from the normal structure and function of the plant is called symptom or hunger sign. Hunger means it is that particular mineral that plant is not getting, so it is hungry for that particular element. The concentration of the essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration. Means itna minimum to wo chahiye, particular limit is there. If below that, if the mineral is available, then in that case the growth will not be proper. Growth will be stunted, growth will be retarded. So that particular concentration is called as critical concentration. तो इसके ऊपर ही वो essential element plant को available होना चाहिए. Okay. Now here symptoms of mineral deficiency in the plant. ये जो है ना पेज नंबर 145 पे, उसके यहाँ सेकंड पैराग्राफ देखो, उसको अंडरलाइन करना है. पेज नंबर 145, symptoms of mineral deficiency in the plant. क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को आप अंडरलाइन करोगे, मीन्स यू शुड नो व्हाट इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. बाद में सेकंड पैराग्राफ देखो, सेकंड पैराग्राफ में चौथी लाइन, सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 145, सिम्टम्स ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी इन प्लांट, उसमें सेकंड पैराग्राफ फोर्थ लाइन, deficiency symptoms also depend on the mobility of the elements in the plant. The deficiency symptom appear first in the young tissue when the elements are relatively immobile, that is sulfur and calcium. कल ही मैंने बोला था जो एलिमेंट फास्ट मूव होते, कल हम लोगों ने ये देखा था, जिसका मूवमेंट फास्ट है उनमें डेफिशिएंसी सिम्टम लोअर लीव्स में यानी ओल्डर लीव्स में दिखाई देगी, और जिनका मूवमेंट स्लो है उनमें डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ दिखाई देगी, उनका अपने को डेफिशिएंसी सिम्टम यंगर टिश्यू में दिखाई देगी, क्योंकि वो ऊपर तक पानी के साथ वो मिनरल जाएगा ही नहीं. एंड यंगर टिश्यू, यंगर लीव्स आर एट द टॉप एंड ओल्डर आर बिलो. तो जो मिनरल फास्ट मूव होता है वो ऊपर तक चला जाता है, लेकिन उसमें डेफिशिएंसी है तो नीचे वाले ओल्ड लीव्स को प्रॉब्लम होता है. और उल्टा
जो मिनरल स्लो मूव हो रहा है तो नीचे वाले लीव्स को प्लांट को उसको मिलेगा वो एलिमेंट, लेकिन ऊपर वालों को डेफिशिएंसी होगा तो मिलेगा नहीं, तो ऊपर वाला लीव्स और यंग टिश्यू विल गेट अफेक्टेड. दिस यू रिमेंबर. ओके, नाउ हियर उसके नीचे उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में उन्होंने सम इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर एक्सप्लेन. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज स्टंटिंग. Stunting means the growth is retarded. That means the growth is very slow. Stem becomes short and condensed. That is stunted growth. Second one is chlorosis. Chlorosis means the chlorophyll तैयार ही नहीं होगा, and that is why the leaves will turn yellow. That is chlorosis. Then necrosis. Necrosis means it is the localized death of tissue of leaves. Leaf में बीच वाले tissues die होंगे. Death will be there. That is necrosis. Then mottling. Mottling means appearing of green and non-green patches of the leaves. And abscission means premature fall of leaf, flower, fruits, etc. That is called as abscission. So these are the 5 symptoms generally observed in the plant. Now उसके नीचे 145 पेज से उन्होंने हम लोगों को चार्ट एक्सप्लेन किया है. उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखते हैं. देखो, फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन. Nitrogen is available in the form of nitrate, NO3 and ammonia. Region of the plant in which it is required everywhere. What is the function of the nitrogen? You know, nitrogen is present in nucleic acids, DNA and RNA. Nitrogen bases are there. In the protein it is present. It is present in ATP, present in chlorophyll. So naturally, if it is absent, the deficiency symptom will be stunted growth and chlorosis. क्योंकि क्लोरोफिल में वो है, नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगा तो लीव्स विल टर्न येलो. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो अभी देखो नेक्स्ट वन, फॉस्फरस. फॉस्फरस कहाँ पे मिलता है? यंगर टिश्यू ऑब्टेन्स फ्रॉम ओल्डर मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव सेल्स. यंगर टिश्यू को ओल्ड टिश्यू से वो फॉस्फरस मिलता है. उसका फंक्शन क्या है? कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, देन सर्टेन प्रोटीन्स. All nucleic acids, they contain phosphate, then nucleotides required for all phosphorylation reaction. And poor growth leaves a dull green in color. देखो ऐसे करके करके हम लोग पोटेशियम देखेंगे. पोटेशियम कहाँ पे है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में है, बर्ड्स में, लीव्स में, रूट टिप्स में है. उन्होंने फंक्शन दिया है, क्या क्या है. एंड डेफिशिएंसी सिम्टम इज येलो एजेस टू लीव्स एंड प्रीमैच्योर डेथ. बाद में कैल्शियम दिया है. कैल्शियम आपको पता है कैल्शियम किस में है? इट शुड बी प्रेजेंट इन पेक्टिक कंपाउंड्स इन सेल मेम्ब्रेन. इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिलेक्टिव परमियाबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड रूट. एंड कैल्शियम पेक्टेट इज प्रेजेंट इन मिडल लैमेला. स्टंटेड ग्रोथ इज द रीजन. नेक्स्ट वाला मैग्नीशियम, क्लोरोसिस है. सल्फर का भी क्लोरोसिस है. आयोन का भी क्लोरोसिस है. मैंगनीज का भी क्लोरोसिस है. तो अभी क्लोरोसिस किस कौन सा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो क्लोरोसिस होता है. ऐसे एक कंबाइन करो. देखो स्टार्टिंग से हम देखेंगे तो क्लोरोसिस कहाँ कहाँ लिखा है? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, देन मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन and manganese. So like that you can see because of these chlorosis is developed. So ये नाम आप याद करके रखो कि yellowing of the leaves take place because of which elements. 4-5 नाम है वो याद करके रखो साथ साथ में, तो तुरंत आपको समझेगा. कुछ क्वेश्चन आ गया तो if deficiency of this is there it will be chlorosis. Then along with that manganese में क्या लिखा है उन्होंने? Chlorosis and gray spots on the leaves. तो ऐसा स्पेसिफिकली पूछा है कि ग्रे स्पॉट्स डेवलप ऑन द लीव्स. इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, और अलग अलग आपको ऑप्शन दिए तो आपको याद रखना है इट इज ड्यू टू मैंगनीज. क्लियर? देन मॉलिब्डेनम. उसके बाद बोरॉन दिया है. बोरॉन से कौन सा डिसीज होता है? ब्राउन हार्ट डिसीज. तो जहां अलग नाम दिया है डिसीज का तो वो तो श्योरली आपको पूछ सकते हैं. ब्राउन हार्ट डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो आपको लिखने को आना चाहिए इट इज ड्यू टू बोरॉन.
उसके नीचे भी देखो डायबैक ऑफ शूट्स, डायबैक ऑफ शूट्स, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। यानी जहां पे नाम दिए हैं डिसीज के, तो वो तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि वो नाम एक ही एलिमेंट के सामने लिखा है। सो ऐसे स्टाइल से ये जो पूरा लिस्ट है दिया हुआ, वो पूरा लिस्ट आपको याद करना है। सो आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दैट। इसमें समझने की कुछ बात ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन की कुछ बात ही नहीं है, सिर्फ आपको आपको पढ़ना याद ही है, हाँ पढ़ना ही है, मतलब ऐसा हाँ में। पढ़ना ही है, आपको याद ही करना है। और वो आप क्वेश्चन देखते जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या पूछते हैं। जो बार बार पूछ रहे हैं ना, वो ही है। देखो उसके बाद उन्होंने लिखा है, डू यू नो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। तो ये एक साथ नाम आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। आ गया कि नहीं साथ? ये नाम साथ में याद रखे तो आपको वो समझ में आएगा, isn't it? Then catalytic function किसका है? Many elements like iron, copper, zinc, magnesium, manganese and chlorine, they are responsible for this. Then this is important, the last one, component of energy related chemical compounds, phosphorus in ATP and magnesium in chlorophyll. ये याद रखना है, ये भी पूछते, phosphorus in ATP and magnesium in chlorophyll. It is important. Okay, so you will have to remember that. और जो एलिमेंट्स प्रोटोप्लाज्म के लिए लगते हैं ना, उसको फ्रेम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि दे फॉर्म द फ्रेमवर्क प्रोटोप्लाज्म, दैट इज व्हाई। देन टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है? इफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट than the requirement, then that we say it is toxicity. See, our mineral ion concentration, which reduces the dry weight of tissue by 10%, is considered as toxic. Dry weight कम होता है, mineral ion concentration which reduces the dry weight of tissue by 10%, then that is considered as toxic. Now you will ask me, what is dry weight? देखो प्लांट में सेल्स जो है, उसमें 80 to 90% वाटर इज देयर, so that time the weight of the plant will be more. लेकिन आपने कुछ प्लांट का एक पार्ट लिया, कुछ भी सोचो, समझो आपने 10 लीव्स लिए हैं, तो पहले उसका वेट देखो क्या है, और बाद में वो 10 लीव्स, 10 लीव्स आपने लिया है, तो वो आप एक क्रूसिबल में रख के उसको हीट करो ओवन में, क्या हो जाएगा? एश विल बी फॉर्म। तो वो एश का वेट देखो, दैट वेट ऑफ द एश is called as a dry weight. So if dry weight of the plant tissue decreases by 10%, then we say it is due to mineral toxicity. Say toxicity of one element may be inhibit the uptake of other element. एक ही एग्जाम्पल है, कोई भी बुक देखो, बड़ा वाला एमएससी का भी बुक देखो ना, तो यही एग्जाम्पल है। मैंगनीज कॉम्पीट्स विथ आयरन, manganese competes with iron and magnesium for uptake, but inhibits carbon translocation to shoot apex. Thus, manganese toxicity develops deficiency symptoms of calcium, magnesium and iron. क्योंकि देखो किससे वो कॉम्पीट करता है? मैंगनीज। मैंगनीज कॉम्पीट करता है आयरन एंड मैग्नीशियम के अपटेक के लिए, एंड इट इनहिबिट्स, इट स्लोज कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। सो जो सिम्टम्स हो गए वो किसके हो गए? इट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो हम लोग सोचेंगे ये इसका डेफिशिएंसी सिम्टम है, किसका? आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। लेकिन वो एक्चुअली उसका नहीं है डेफिशिएंसी, वो अवेलेबल है सॉइल में, लेकिन it is because of manganese. Manganese competes with that. That means like that the toxicity we can find out. उसके बाद उन्होंने दिया है mineral salt absorption. There are two methods, active and passive. Now what is passive method? Passive method means when along with water, by simple process of diffusion, the ions will move from higher concentration to lower concentration, it is called as passive absorption. यानी कि soil में minerals ज्यादा है, you know these minerals are present in the soil in the form of cations and anions.
and they are absorbed by the plant along with the water. If they are absorbed passively, mechanically, because of simple process of diffusion, we called it as passive absorption. And there are two methods, direct exchange and indirect ion exchange theory. But direct and indirect ion exchange theory is not explained in the book also. So I will not explain you that. And the next one is active absorption. Active absorption means what? The minerals are absorbed against the concentration gradient. Against the concentration gradient means in the plant, concentration of mineral is more, and in the soil it is less. But then also the roots will absorb the minerals, and that is called as active absorption. And for this, ATP is required. When the roots are deprived of oxygen, उनको oxygen नहीं मिलता है, then they show sudden drop in active absorption of minerals. So that is active absorption. And what is Donan's equilibrium? Donan's equilibrium, it is based on assumption that certain negatively charged ions, negatively means anions, after their entry into the cell become fixed on the inner side of the cell membrane. Cell hai, cell wall hai, cell membrane hai. So it is taken for consideration that the anions, when they enter, they get attached, they get fixed to the inner side of the cell membrane and cannot diffuse outside through the cell membrane. Therefore, additional mobile cations are required to balance these fixed anions. So anions अब है, negatively charged ions fix हो गए cell membrane पे, तो उनको balance करने के लिए कौन अंदर आता है? उनको balance करने के लिए positively charged ions, that is cations, also enter inside. Naturally, you will see that the cations become more due to accumulation, and this kind of passive absorption of anions and cations from the cell exterior against their own concentration gradient just to neutralize the effect is called as Donan's equilibrium. Have you followed? Donan's equilibrium क्या है? समझो, imagine करो, ये cell है. Some anions enter inside. They get attached to the inner side of the cell membrane. तो अभी उनका नंबर बढ़ गया anions का, तो उनको बैलेंस करने के लिए कैटायंस भी अंदर आ जाएंगे. बाहर से यानी सॉइल सॉल्यूशन से सेल में कैटायंस भी आ जाएंगे just to balance that anions. That means the amount of or the accumulation of cations will increase in the cell against the concentration gradient, and that is called as Donan's equilibrium. Donan is a name of a scientist and he discovered this, and that is why it is called as Donan's equilibrium. Okay, बाद में important point है, very important point, nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल हमने 11 में किया था क्या? नहीं मैम, नहीं किया था. नहीं किया था. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन साइकिल. वो डोनान इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, नाइट्रोजन साइकिल पे आते हैं. सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नाइट्रोजन, it is very important for the proper growth of the plant because it is present in the DNA, RNA, ATP, etc. And it is not available to the plant from the atmosphere, though atmosphere contains about 80% of the nitrogen. So it should be converted into nitrates, NO3, and that is done, and then the nitrates are available to the plant from the soil. So वो कैसे होता है? पेज नंबर 148 निकालो. Okay, that means nitrogen is a limiting nutrient in the agricultural ecosystem. Yeah, underline karo. Now, how the fixation of nitrogen will take place? When the nitrogen is converted into nitrates, we called it as fixation of the nitrogen. What is nitrogen fixation? When the nitrogen, atmospheric free nitrogen, is converted into nitrates, we called it as nitrogen fixation. It is done by two methods, physical and biological. Now, which are the physical methods? Physical methods are whenever electric discharge is there. During rainy season, you know, lighting is there. You know that thunderstorms are there. That time,
because of that electric current, nitrogen combines with oxygen and nitrate is formed. And that nitrate comes along with the water, along with the rain, it comes on the soil. And thus, due to electric discharge, this nitrogen is available to plants. Of course, steps are there. You can see in pink box, they have given N2 plus O2 electric discharge, we get nitric oxide, NO. Then this nitric oxide is oxidized to nitrogen peroxide. Pink color के box में दिया है. Then this nitrogen peroxide along with rainwater, it forms nitric acid and nitrous acid. Then it comes on the soil and then it is converted into ammonia and then it is converted into calcium and potassium nitrates and it is available to the plant. ये जो दिया है physical nitrogen fixation. क्या क्या होता है आपको इतना ही याद रखना है. During rainy season, during electric discharge, nitrogen combines with oxygen and along with rainwater, it comes to the soil and then it is converted into calcium and potassium nitrates and it is made available to the plant. Second one is industrial fixation of nitrogen. In the industry, the nitrogen and oxygen under large atmospheric pressure and at high temperature, they are forced to combine with each other and then ammonia is obtained. The last step in the pink box, industrial nitrogen fixation, it occurs by Haber-Bosch nitrate process at high temperature and pressure. That is N2 plus 3H2, degree 450 degrees Celsius temperature and 200 atmospheric pressure, you will get ammonia is formed. And this ammonia is then converted to urea as it is less toxic. So like that, physical fixation of nitrogen is done by two methods. One is naturally due to electric discharge and secondly in the industry, it is forced to fuse with oxygen at high atmospheric pressure and temperature. After ammonia is formed, that ammonia is converted into urea. Like that, it is made available to the plants. So physical and industrial fixation. And then the most important is biological nitrogen fixation. Now, biological nitrogen fixation, you know, it takes place in many places. For example, there are free-living soil bacteria like Azotobacter and Clostridium. They take the atmospheric nitrogen, convert it into nitrate, which is stored in their body. आपने बायो फर्टिलाइजर किया है ना? हाँ माइक्रोब्स में हम लोगों ने यानी एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में माइक्रोब्स करके पार्ट है. माइक्रोब्स इन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसमें लास्ट टॉपिक बायो फर्टिलाइजर है, याद है आपको? तो वो बायो फर्टिलाइजर क्या है? All are biological nitrogen fixers, isn't it? So all these examples which are there, आपको याद है ना? Rhizobium है, then in the corolloid roots of Cycas, Anabaena and Nostoc है, then pre-atmospheric bacteria है, वो कौन है? Azotobacter and Clostridium, then cyanobacteria are there. कौन से cyanobacteria? Nostoc, Anabaena, Rivularia, Symbopogon. Some of them are symbiotic, some are free-living. तो वो सब क्या करते हैं? Especially cyanobacteria में, cyanobacteria are filamentous, and the filament is called as trichome. And some of the cells become thick-walled, and these thick-walled cells are called as heterocyst or only cyst. कुछ भी बोलते हैं हम लोग, हेटेरोसिस बोलते हैं, नहीं तो सिस बोलते हैं. In these cells, the cytoplasm become transparent and they contain the enzyme nitrogenase. Again, I will repeat, हम लोगों ने बायो फर्टिलाइजर टॉपिक जो पढ़ा है वो ही सब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में है. हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया था? बैक्टीरिया एज नाइट्रोजन फिक्सर, साइनोबैक्टीरिया एज नाइट्रोजन फिक्सर, दो में डिवाइड किया था. बाद में बैक्टीरिया में दो टाइप, फ्री लिविंग एंड शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और साइनोबैक्टीरिया में भी कोई फ्री लिविंग है, कोई शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन है.
तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया में पहले सोचे तो बैक्टीरिया में फ्री लिविंग कौन? क्लॉस्ट्रीडियम एंड एज़ोटोबैक्टर. They are present in the soil. They take atmospheric nitrogen, convert it into nitrate, give it to the plant. Then symbiotic कौन है? Symbiotic bacteria, rhizobium. Rhizobium, you know, it is present on the roots of leguminous plant. You know that on the leguminous plant, you will get on the roots nodules are seen, swellings are seen, and these swellings are what? They are colonies of rhizobium bacteria, and these rhizobium bacteria fix the atmospheric nitrogen into nitrate and give it to the plant, leguminous plant. And when the plant will die, this nitrate will get mixed with the soil and soil will become rich in nitrogen content. That is why the farmers do crop rotation, alternate year. फार्मर्स क्या करते हैं? लेग्यूमिनोसी प्लांट कल्टीवेट करते हैं अपने फील्ड में. क्यों? एक साल राइस नहीं तो हुई, दूसरे साल लेग्यूम प्लांट, फिर तीसरे साल राइस और भी. ऐसे क्यों करते हैं अल्टरनेट ईयर? सो दैट द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल विल इंक्रीज. ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में. देन साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी दो है, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया एंड शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन. फ्री लिविंग में कौन है? नॉस्टॉक, एनाबेना, रिबुलारिया, सिम्बोपोगॉन, ये है. They are present in the soil in free living condition, and some are showing symbiotic association. For example, you know, corollite roots of cycas show presence of nostoc and anabena, while in case of that fern, aquatic fern, azolla में anabena रहता है. तो ये जो है, they are showing symbiotic relation. Some are free living, but all of them common क्या है दोनों में? They are filamentous. The filaments are called as trichomes, and some of the cells, they become thick walled, and they are called as heterocyst or cyst. And what these heterocysts contain? They contain the enzyme nitrogenase, and that nitrogenase enzyme can fix the atmospheric nitrogen into nitrate, but anaerobic condition should be there. Oxygen should not be available there. Then only this nitrogenase can function, and then the nitrogen from the atmosphere will be taken and it will be converted into nitrate. And then when these cyanobacteria die, that nitrate get mixed with the soil and the soil becomes rich in nitrogen content. यही पार्ट फिर से रिपीट हो गया बायो फर्टिलाइजर में. तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को डायजोट्रॉफी ऐसे भी बोलते हैं. डायजोट्रॉफी, आई विल राइट द स्पेलिंग. Diazotrophy means nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation is called as diazotrophy. Can you see the spelling on the board? हाँ, diazotrophy spelling दिखता है क्या? लिख के ले लो. That is biological nitrogen fixation. ये नाम अपने बुक में नहीं है. Diazotrophy means biological nitrogen fixation, and diazotrophs means nitrogen fixers. यहाँ तक समझ में आ गया है? या आपको वो चार्ट चाहिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का? हाँ मैम, चार्ट दे दो. चाहिए आपको? एक मिनट, हाँ मैं लिखती हूँ बोर्ड पे. बायो फर्टिलाइजर के लिए यही चार्ट एडिशन होगा माइक्रोराइज.
BGA का मतलब है ब्लू ग्रीन अलगी। फुल फॉर्म लिखूं क्या? क्या हो गया? दिखता है? बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई देता है? हाँ मैम दिखता है। तो वो भी लिखती हो अभी, साइनोबैक्टीरिया। Here rhizobium with root nodules on plants of Fabaceae. Fabaceae यानी Papilionaceae, Leguminaceae. Yes, can you see? Write down. Can you see clearly? हाँ मैम। ये एग्जाम्पल पे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। बायो फर्टिलाइजर में सेम चार्ट है, एडिशन है माइक्रोरेजी की, और हेडिंग रहेगा फिर बायो फर्टिलाइजर। एंड ये जो अलोसीरा है ना, ओलोसीरा, इसको अंडरलाइन करो, ओलोसीरा। इन इंडिया इन द पैडी फील्ड्स ओलोसीरा इज यूज्ड। ओलोसीरा को अंडरलाइन करो। समझ गए ना?
लिख के हो गया तो बोल देना। हो गया लिख के? हाँ मैम। ओलोसीरा को अंडरलाइन किया। ओलोसीरा फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, उसको अंडरलाइन करो और लिखो यूज्ड इन इंडिया इन पैडी फील्ड्स। पैडी यानी राइस फील्ड्स। इतना हो गया? हाँ मैम। हाँ, अभी देखो अपने ही बुक में उन्होंने व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, which organisms are involved. Nitrification means what? Nitrification means first a soil bacteria convert ammonia into nitrogen dioxide, that is nitrite. It is done by Nitrosomonas and Nitrococcus. तो ये नाम याद रखना है. And then nitrobacteria, nitrobacter पहले जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में. वो कौन करता है? नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस. और नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट्स NO2 into NO3, नाइट्रेट टू नाइट्रेट. तो ये नाम याद रखना है. एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में दो स्टेप्स है. अमोनिफिकेशन पहले होता है. इट इज डन बाय whom? नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस. And then sorry, ammonia is converted into nitrite. That is first step. Nitrosomonas and Nitrococcus will do it. And second step is nitrite, NO2 is converted into nitrate, NO3 by Nitrobacter. So ये तीन नाम आपको याद रखना है. And this is involved in nitrification. Ammonification means formation of ammonia. और बाद में इधर लिखा है ammonification भी बाजू में लिखा है. After the death of the plants and animals, various fungi, actinomycetes, वगैरह वगैरह वगैरह, they act on the body, and then ammonia is formed. Ammonia is released down in the atmosphere. Ammonia, देखो लिखा है उन्होंने, ammonification is done by different types of bacteria, fungi, and ammonifying bacteria. And then this ammonia is converted into nitrate. वो कैसे होता है? दो स्टेप में. Ammonia to nitrite and nitrite to nitrate. वो एक इक्वेशन ही लिख के रखो आपको, तो पता चलेगा क्या होता है. ठीक है, क्योंकि ये नाम आपको पूरा याद रखना है. और एक डीनाइट्रिफिकेशन का जो नाम है ना वो याद रखो, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 150 पे देखो डीनाइट्रिफिकेशन दिया है. व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? It is the process in which anaerobic bacteria can convert soil nitrate back into nitrogen gas. That means nitrate and nitrates. Again, the nitrogen is released back to the atmosphere. And this process is called as denitrification. It is done by whom? Bacillus, Paracoccus, and Pseudomonas denitrificans. ये तीन नाम है, ये नाम याद रखना है. यानी all names of the bacteria you have to remember. पहला कौन है? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. वो क्या करता है? Ammonifying bacteria along with fungi and some bacteria act on the dead bodies of plants and animals and then convert the proteins into amino acids and ammonia. बाद में होता है नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में दो टाइप के बैक्टीरिया है. पहले वाले क्या करते हैं? दे कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट. वो कौन से है? नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस. और बाद में नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, NO3, that is done by Nitrobacter. आप ये लिखोगे या मैं इक्वेशन लिख के रखूं इधर? यस, हाँ मैम. बोर्ड पे लिखूं वो? हाँ मैम लिख दो. बाकी कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं, इतना ही याद रखना है. क्या लिखना है पहले? फर्स्ट पॉइंट, डेड बॉडीज, dead plants and animals.
डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनके ऊपर कौन एक्ट करता है, नाम लिखो। अमोनी फाइन बैक्टीरिया, fungi, and what is formed? Ammonia is formed. Okay, this is ammonification. ठीक, इनको क्या हो गया? Ammonification. Okay, then second one is nitrification. Nitrification में क्या होता है? Ammonia is converted into nitrite, NO2. यहाँ पे बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास, दिखाई देता है? हाँ मैम। तो ये लिखो पहले, और बाद में डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के नाम आपको लास्ट पेज पे है, वो लिख के ले लो। इतना ही याद रखना है, नाम याद रखना है। डीनाइट्रिफिकेशन के नाम लिखूं या आप बुक में से लिखोगे? 3 नाम है। हम लिख लेंगे मैम। Pseudomonas denitrificans, then Paracoccus and Bacillus. क्योंकि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना देके आपको सॉल्व करने को होता है क्या? देखो हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स ये हो गया लिख के। मैम हाँ मैम हो गया। हाँ, तो मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक इज ओवर। आप सॉल्व करके देखो, क्वेश्चंस आते हैं क्या सॉल्व करने को? तो ठीक है, अच्छा है। फिर हम लोग कल प्लांट ग्रोथ करेंगे। प्लांट ग्रोथ में आप लोगों ने तो वो तो कर दिया है ना, ग्रोथ